मैं स्टार पेन पेन लो पेन मैं पाउडर ले लो मैं पेन लो ये बना के खा ब्रश वगैरह ये वाला आपको दे दो बस मैं हो गई तेरे क्या रखेंगे नहीं हो गया ठीक है चर्च क्या क्या है और फिर मैंने अभी खेलने वगैरह बना पर चलिए बुक्स खोल कर रखेंगे अपन ये लाइट खोल दीजिए कोई मैम बंद कर दो ये वाली बंद कर दो ये वाली तो खोलने दो ये तो ऑलरेडी विंडोज है उसका रिफ्लेक्शन आता है नहीं नहीं वो उसका ज्यादा आता है ऊपर वाली का हाँ उनका ज्यादा आता है ये वाली खोल देते हैं ऊपर वो मैडम इनका ही आता है ऊपर वाली का इनका तो दोनों का आता है अभी वाली ये वाली दिवाली सही है मैम ठीक है आप चाहिए वहाँ का तो विंडोज से आ रहा है रिफ्लेक्शन ठीक है तुम लोग रिश्ते नहीं हो फिर चलो खैर क्या हो गया था हमारा लास्ट टॉपिक हम्म इम्यूनिटी चल रहा है ना एक्वायर्ड इम्यूनिटी होना है आज सब आ गए बच्चे नहीं आए सब है ना गर्ल्स आ गई सब चलो हमें स्टार्ट कर लेते हैं इम्यूनिटी दो टाइप्स की थी एक थी आपकी इनेट इम्यूनिटी और दूसरी एक्वायर्ड आप काफी दिनों बाद आए हैं क्या फर्स्ट टाइम देखा है मैंने आपको बायो की क्लास में अच्छा आप वो फिजिक्स या केमिस्ट्री के अटेंड करते होंगे काफी दिन में लगभग 5-6 महीने बाद अच्छा एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं आज हम ठीक है जो हम दुनिया में आने के बाद एक्वायर करते हैं यानी कि दुनिया में आने के बाद थ्रू वैक्सीन्स वगैरह डाइट से हम क्या लेते हैं अपनी ये वाली इम्यूनिटी लेते हैं तो ये आफ्टर बर्थ हो जाएगी ठीक है वो बाय बर्थ थी इनेट इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ हो जाएगी और क्या होगा इसमें वो स्पेसिफिक थी या नॉन स्पेसिफिक थी स्पेसिफिक थी ये नॉन स्पेसिफिक होगी मतलब यहाँ पर अलग अलग होंगी अलग अलग कंडीशन के लिए और इसमें मेमोरी होगी एक बार हो जाएगा तो दोबारा होने के चांसेस बहुत क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं और क्या होगा अब इसी मेमोरी के ऊपर ही यानी कि मेमोरी बेस्ड ही ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी फिर से क्या हो जाती है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी जैसे मैंने कल आपको एग्जाम्पल बताया था क्या एग्जाम्पल था डेंगू का भी बताया हुआ है कल चिकन पॉक्स का भी बताया था एग्जाम्पल तो उसके हिसाब से देखेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स अगर कोई प्रॉब्लम यानी कि कोई डिजीज पहले हो जाती है यानी कि फर्स्ट टाइम होती है किसी भी इंडिविजुअल को तो वो उसके अगेंस्ट क्या आएगा प्राइमरी रिस्पॉन्स आएगा और अगर वही दोबारा हो जाती है तो उसके रिस्पेक्ट में सेकेंडरी रिस्पॉन्स आएगा यानी कि दोबारा दूसरी बार रिस्पॉन्स आएगा ठीक है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है आपका वो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली एक्वायर्ड इम्यूनिटी से बहुत ज्यादा पूरा चैप्टर ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ज्यादातर यही आपको 12th वाले पार्ट से ये बायोटेक और जेनेटिक्स ही देखने को मिलता है ठीक है ये तो आपको सबको पता है तो हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कर रहे हैं बॉयज बस आप खाइए हम तो करके आए हैं ब्रेकफास्ट नहीं का 9 बजे कर लिया था अब इस टाइम करना होता है ना फिर 2 क्लासेस है दोपहर को मिलेगा फिर जाकर बीच में इतना टाइम दिया कुछ खाने पीने का
देखिए प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होगा पैथोजन यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट टाइम एंटर होगा, इससे पहले तो नहीं एंटर हुआ है कोई सा भी वायरस, चाहे आपका पैथोजन बैक्टीरिया का हो चाहे का हो किसी भी चीज का हो। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या आएगा, पहला रिस्पॉन्स आएगा, क्या आएगा, पहला रिस्पॉन्स आएगा। कब आएगा, जब पैथोजन एंटर कर जाएगा, जब पैथोजन क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पर पी से प्राइमरी रिस्पॉन्स है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्या होगा, पैथोजन एंटर कर जाएगा। अब वो पैथोजन बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, या कोई सा वर्म भी हो सकता है, बस पैथोजन होना चाहिए। सेकेंड रिस्पॉन्स में क्या होगा, ये बी साइलेंट, बी क्वाइट। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होगा, हाँ सबसीक्वेंट रिस्पॉन्स, यहाँ पर क्या होगा, दोबारा से क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइम एंटर होगा बॉडी में, सेकेंड टाइम पैथोजन एंटर इन द बॉडी। अब मुझे ये बताएं, प्राइमरी रिस्पॉन्स जब आएगा कोई सा भी, जैसे चिकन पॉक्स का मैंने कल एग्जांपल लिया था, उससे पहले डेंगू का भी लिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर ये वाला पैथोजन कोई सा भी है पैथोजन, वो रिस्पेक्टिव क्या कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है। उस डिजीज कॉज करने के बाद जो भी क्या हो रहा है, कोई इंडिविजुअल डिजीज जो हो रहा है, तो उसको ठीक होने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर ये क्या होता है, स्लो होता है, क्या होता है ये, और यहाँ पर फास्ट होगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स क्या होता है, यहाँ पर डिजीज ही नहीं होती है पेशेंट को, किसी भी इंडिविजुअल को क्या नहीं होती है, डिजीज ही नहीं होती है। क्या हो जाता है इंस्टेड ऑफ डिजीज, डिजीज होने से पहले ही फाइटिंग हो जाती है। कौन करता है फाइट, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स किसमें है, हमारे इम्यूनिटी में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होता है इसका, और हाईली इंटेंसिफाइड होता है। क्या होता है, हाईली इंटेंसिफाइड। क्या हो गया गर्ल्स, और ये क्या होगा, लो इंटेंसिफाइड होगा। ये स्लो करेगा, ठीक है, और क्या होगा, लो इंटेंसिफाइड होगा। ये फास्ट बहुत ज्यादा रिएक्शन करेगा, और क्या होगा, यहाँ पर हाईली इंटेंसिफाइड होगा। इसीलिए यहाँ पर बहुत कम चांसेस हो जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल को कोई डिजीज रिस्पेक्टिव होने के। ठीक है, पैथोजन कोई भी हो सकता है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पैथोजन कोई भी हो सकता है। और अगर हम पैथोजन की सिर्फ अगर बैक्टीरिया की बात करें, तो अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ आपको, क्या नाम है आपका, जोर से बोलते हैं अपना नेम, कॉन्फिडेंटली। ओके, बैठ जाइए, ठीक है, अच्छे से। अब देखो यहाँ पर मेमोरी के बेस्ड पर था ना सेकेंडरी रिस्पॉन्स, क्या था, मेमोरी के बेस्ड पर था सेकेंडरी रिस्पॉन्स आपका। तो यहाँ पर मेमोरी ही अगर लूज हो जाए, तो फिर तो ये ऐसे काम करेगा ही नहीं, फिर तो ये ऐसे ही आ जाएगा प्राइमरी वाले रिस्पॉन्स जैसा। तो अगर क्या हो जाता है, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, क्या हो जाती है, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, तो एक वर्ड यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करता है। कौन सा वर्ड होता है, बताए किसी को, एमनेजिया। क्या होता है, एमनेजिया, या फिर एमनेजेटिक रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या होता है, एमनेजिया। अब लॉस ऑफ मेमोरी अगर हो जाए यहाँ पर, ठीक है, तो लॉस ऑफ मेमोरी को हम, पेशेंट की मेमोरी लॉस होती है ना, मतलब पेशेंट की मेमोरी नहीं, पेशेंट के
इम्यूनिटी यानी कि बी सेल्स, टी सेल्स यानी कि लिम्फोसाइट्स की मेमोरी। मेमोरी लॉस से क्या फर्क पड़ता है? इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो इम्यूनिटी की ही क्या होगी, मेमोरी लॉस होगी। तो उसको लिम्फोसाइट वगैरह कुछ बने हाँ, वो कम हो जाए ना जब नंबर में तब या तो बी लिम्फोसाइट्स क्या हो जाए, कम कम हो जाए, या टी लिम्फोसाइट्स कम हो जाए, या फिर बी लिम्फोसाइट्स क्या करें। हाँ, अभी सुनो मेरी बात, वो तो एक चीज आपको पता है अच्छे से, बहुत अच्छे से पता है सबको। बी लिम्फोसाइट्स भी पूरे हैं, सपोज करो टी लिम्फोसाइट्स भी पूरे हैं, लेकिन बी लिम्फोसाइट्स के पास वो एबिलिटी चली जाती है कि वो क्या करे, क्या करे, वो कमांड दे किसको, टी सेल्स को। बताया था ना अपने वर्कर्स को, बी सेल्स क्या होते हैं, वीआईपी पर्सन होते हैं, लेकिन उनकी इतनी कमांड में पावर रहे ही ना, तब है ये वाली चीज। तो यहाँ पर तो मेमोरी के ही क्या है, मेमोरी पर ही चल रहा है सारा काम। वही यहाँ पर बॉय समझ में आ रहा है, मेमोरी पर ही चल रहा है सेकेंडरी रिस्पॉन्स में काम। अभी सिर्फ हमें सेकेंडरी रिस्पॉन्स देखना है, मेमोरी के बेस ही चल रहा है। तो जब हम कोई ऑपोजिट वर्ड बनाते हैं तो डिस या फिर ए एन एन या यू एन अन करके क्या कर देते हैं, उसको ऑपोजिट वर्ड कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एमनेजिया को मेमोरी वाली चीज में अगर कन्वर्ट करूं तो यहाँ पर ए एन कर दूं, कर दूं, तो इस सेकेंडरी रिस्पॉन्स को एन एम क्या बोला जाएगा इसको, एनम एनमनेजिया, एनमनेजिया रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में, या फिर एनमनेस्टिक रिस्पॉन्स बोल सकते हैं, एनमनेस्टिक, एनमनेस्टिक बोलेंगे, एनमनेसिया और एनमनेस्टिक रिस्पॉन्स। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स का दूसरा नाम क्या आ गया, एनमनेस्टिक रिस्पॉन्स। क्लियर है इतना, अच्छे से क्लियर है। अब मैंने आपको एक बहुत पहले क्या बताया था, एक एग्जाम्पल बताया था डेंगू का। तो पहले एक किट क्या आती थी, जैसे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आती है ना, ऐसी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के साथ क्या आती थी, किट आती थी। उसमें आपके एंटीबॉडीज की ना कलरफुल से छोटी छोटी क्या होती थी, लाइंस बनी हुई होती थी। ठीक है, तो वहां पर ना आईजी इम्यूनोग्लोबुलेंस पढ़ रखे हैं हमने, इम्यूनोग्लोबुलेंस बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, एंटीबॉडीज पहले से डेवलप होंगी प्राइमरी रिस्पॉन्स में। यहाँ पर एंटीबॉडीज क्या होगा, एक्टिव हो जाएंगी। यहाँ पर एंटीबॉडीज क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी बहुत अच्छे से, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फाइट करेंगे, फाइट करके खत्म कर देंगे पैथोजन को। और हमारी यानी कि हमें, हमारी बॉडी को तो पता चल जाएगा, हमारी बॉडी के सेल्स को हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा सेल हमारी बॉडी में एंटर किया है और कब खत्म हो गया है। क्लियर है इतना अच्छे से। सेकेंडरी रिस्पॉन्स का दूसरा नाम याद रखेंगे, ठीक है, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज कोई सी भी हो सकती है भाई, आईजीएम भी हो सकती है, आईजी जी भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। अब वो करेंगे अपना, बुक खोलेंगे, एक मुझे दे दो एनसीईआरटी की बुक। इनकी यहाँ पे नीड नहीं है ना, अदरवाइज तो मैं हिंदी में भी पढ़ा सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। पढ़ा दो, हाँ, इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिरक्षा। नेट को क्या बोलेंगे, जनजाति होगा, जनजात, जन्मी होगा। देखना क्या है, नेट इम्यूनिटी को सहज प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा, सहज आराम से वो आ रखा है मैंने, इनको भी मैं यूपी बोर्ड वाली क्लासेस को भी पढ़ाती हूँ। सही है 3 बजे नहीं कोई कोई नहीं मैम हम भी हिंदी में लेकिन मैं भूल जाती हूँ वो वर्ड्स, क्योंकि मेरा मीडियम बेस ही मेरा क्या है, इंग्लिश है, इसलिए मैं भूल जाती हूँ मैं वाले वर्ड्स हिंदी के। बीच में मैं कुछ तो यूज करती रहती हूँ, वरना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी हिंदी। मतलब बायो की अलग टर्म्स हो जाती है ना, तो हमने तो हाँ ड्राइंग तो बहुत डर लगता चलो खैर है क्या,
भाई इंग्लिश वालों को हिंदी से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हिंदी वालों को थोड़ी सी इंग्लिश से प्रॉब्लम होती है। तो जैसे हम हैबिचुअल होते हैं, बचपन से जिस भी मीडियम में पढ़ते होते हैं, वो हमारा कंफर्ट जोन होता नहीं। अब आपका हिंदी होगा, है ना? चलो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में देखेंगे, प्राइमरी रिस्पांस नजर आ रहा है सबको? यस मैम। अच्छे से। उसके बाद ये सेकेंडरी एनामेस्टिक रिस्पांस समझ में आ रहा है? तो हम सब्सिक्वेंट एनकाउंटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंड टाइम क्या होता है, पैथोजन एंटर होता है, तो उसका क्या हो जाता है? एनकाउंटर हो जाता है। कैसा एनकाउंटर हो जाता है? सब्सिक्वेंट गर्ल्स वीक वाइट। अब एनकाउंटर तो सब समझते होंगे, व्हाट इज एनकाउंटर? मार देना। एनकाउंटर मतलब एक दूसरे से मिलना भी होता है। अच्छा भाई। अचानक से मीटिंग हो जाना। हाँ वही है कि अचानक से, मतलब अगर फर्स्ट साइट में ही पहली बार देखते ही क्या करने के मिलेगा ऑर्डर्स, या तो क्या करने के मिलेगा, मारने के या फिर लड़ने झगड़ने के मिलेगा। एनकाउंटर नेगेटिव वर्ड में आएगा एनकाउंटर। ठीक है, इतना क्लियर है सबको अच्छे से? अब आपको एक डायग्राम दिया हुआ है एंटीबॉडी का। ये जो इम्यूनोग्लोबुलेंस है ना, ये एंटीबॉडीज ही तो है। तो हम इसका भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, किसका? एंटीबॉडी का। ओए, दूसरे बच्चों की कमी पूरी कर रहे हो क्या? दूसरे बच्चों की कमी पूरी कर रहे हो? नहीं ना? आराम से अच्छे से पढ़ेंगे फिर। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, सबसे पहली बात यह है कि ये वाई शेप की होती है। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? वाई शेप्ड। गर्ल्स बहुत आवाजें आ रही हैं आज। और इसका एक फॉर्मूला होता है H2L2। क्या होता है इसका? एक फॉर्मूला होता है H2L2। H इज फॉर हैवी चेन, L इज फॉर लाइट चेन्स। तो यहाँ पर आपको इस स्ट्रक्चर में 4 आपको चेन्स देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, ये दो छोटी वाली क्या है? लाइट चेन्स है, और ये जो दो बड़ी वाली है ये क्या है? हैवी चेन्स है। अब ध्यान से सुनेंगे ये वाली चीज। भाई कोई अगर लेंथ में चीज बड़ी होगी, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, एक पेपर ले लूं, पेपर के हाफ हाफ पार्ट कर लूं। वैसे तो पेपर बहुत लाइट इन वेट होता है, ठीक है। तो अगर मैं छोटा वाला स्केल ले लूं, स्केल, और उसका वेट करूं, तो जो भी उसका वेट आएगा उसको नोट डाउन कर लो। और अगर मैं एक बड़ा स्केल ले लूं, ठीक है, लेंथ में बड़ा स्केल ले लूं, उसका वेट करूं, तो उसका भी वेट क्या आएगा? थोड़ा उससे ज्यादा आएगा। तो लेंथ के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर वेट के रिस्पेक्ट में नाम दिए हुए हैं। जो बड़ी हैं चेन्स उनको हैवी चेन्स, और जो छोटी हैं लेंथ में उनको लाइट चेन्स। और यहाँ पर क्या है आपका? डाइसल्फाइड ब्रिज है। क्या है? हर जगह पर डाइसल्फाइड ब्रिज है। इसकी नहीं हो रही है बातें खत्म। डाइसल्फाइड ब्रिज प्रेजेंट है हर जगह। ये ऐसे करके आता है सबको स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। आज आप सफल क्यों हो गए? वैष्णवी और ये वंशिका और ये माय गॉड, सच्ची में रोटेशन चल रही है। आगे तो फिर अच्छा देखो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी प्रोटीन है, प्रोटीन है। ये अभी अभी मैंने आपको बताया, ये क्या है? आपकी हैवी चेन्स है,
आगे तो और ये क्या है आपकी? दो लाइट चेन्स हैं। चेंज बोलना दो राइट। अब देखो प्रोटीन है ये एंटीबॉडी। हमने प्रोटीन के टाइप्स पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये वो टर्शरी वगैरह। उसमें एक एन टर्मिनल था और एक सी टर्मिनल था, कर दिया है यहाँ पे मेंशन। ये जो आपकी ये वाली साइट्स हैं, ये कौन सी साइट्स हैं? एंटीजन साइट्स हैं। और दूसरा इनका नाम क्या भी होता है? क्या है दूसरा नाम इनका? पैराटॉप्साइट। ठीक है। लॉक की हाइपोथेसिस पता है सबको, ताले चाबी वाली थ्योरी। तो ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से लॉक की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एंटीजन आ जाता है, जो कि यहाँ पर क्या हो जाता है? फिट हो जाता है। ठीक है। और ये क्या है यहाँ पर? एंजाइम। क्या है ये? ठीक है। तो ये यहाँ पर फिट हो जाता है ऐसे। तो ये स्पेसिफिक हो गई ना? ये स्पेसिफिक हो गई ना? आ गया समझ में अच्छे से? क्लियर है इतना? इसको हम प्रोटीन की वजह से वाई ग्लोब्युलिन भी कह सकते हैं। वाई ग्लोब्युलिन कह सकते हैं इसको हम। अब देखो यहाँ पर जो आपका ये वाला रीजन है, यहाँ पर ये वाला रीजन है ना, यहाँ पर क्या लगा? अगर एंजाइम सबस्ट्रेट वगैरह लगेगा, लॉक की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, ऐसे जैसे मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। कितने पोर्शन में? इतने इतने पोर्शन में चेंजेस आ रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे भाई ये वाली चीज। चेंजेस आ रहे हैं, इधर बाइंडिंग साइट में चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर इतने पोर्शन को हम क्या कह सकते हैं? वेरिएबल्स बोल सकते हैं। यहाँ पर हम वेरिएबल साइट्स क्या बोल सकते हैं? और ये इतना ये रीजन यहाँ से ये क्या रहता है? चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम? कांस्टेंट साइट। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर मैं वेरिएबल साइट को V से रिप्रेजेंट कर दूं, कांस्टेंट साइट को C से रिप्रेजेंट कर दूं। ठीक है। अब देखो इधर ये क्या है? हैवी चेन है, तो ये VH हो जाएगा, वेरिएबल साइट ऑफ हैवी चेन। ये भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल साइट ऑफ हैवी चेन। अब आपका इतना पोर्शन भी यही है। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट साइट ऑफ हैवी चेन। ये कांस्टेंट साइट ऑफ हैवी चेन। ये लाइट चेन्स बची हैं अब दोनों। मैंने हैवी को पहले पूरा क्या कर दिया? अच्छे से वाइंड अप कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ? कांस्टेंट साइट ऑफ लाइट चेन, Cl आ जाएगा यहाँ पर। ये भी क्या है? इतना पोर्शन कांस्टेंट साइट ऑफ लाइट चेन। और ये वाला पोर्शन क्या है? वेरिएबल, सॉरी उल्टा हो गया है। हाँ ये उल्टा हो गया, सॉरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? VL हो जाएगा यहाँ पर। ये भी VL हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है? कांस्टेंट साइड है, तो कांस्टेंट साइड किस क्या है? ये लाइट चेन का, तो Cl हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा आपका? Cl। हर पार्ट पता चल गया है, कुछ छूटा तो नहीं है, सब कुछ हो गया है। यहाँ से अच्छे से देखेंगे इसको, एनसीईआरटी के उससे डायग्राम से सब कुछ क्लियर है, कुछ बचा तो नहीं है? क्लियर है। उन्होंने दो बनाए हुए हैं यहाँ पर, इस तरीके से कर ना दो बना रखे हैं, मैंने एक बना दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? इससे हमें क्या पता चलता है? एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है ना ये एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है ना, तो एक एंटीबॉडी को हम एक मोनोमर बोल दें,
एक मोनोमर में कितनी चीजें हैं बताना जरा। दो हैवी चेन और दो लाइट चेन है दो हैवी चेन और दो लाइट चेन। तो यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कितनी है? दो है, एक इधर और एक इधर। तो एक मोनोमर में कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आ जाएंगी? दो आ जाएंगी। क्वेश्चन आया हुआ है इससे, इम्पोर्टेंट, डाल लो इस पे। एक एंटीबॉडी के मोनोमर में ए बी क्या डाल लीजिए यहाँ पर, एंटीबॉडी। यहाँ पर एक मोनोमर में दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। मजाक में ले रहे हो क्या सब? एंटीबॉडी क्या है? प्रतिरक्षा है। एक मोनोमर में एंटीबॉडी है प्रतिरक्षा के, एक मोनोमर में कितने ये होंगे प्रतिजन बाइंडिंग साइट होंगे? कितने होंगे? दो होंगे। ये याद कर लो, अच्छे से क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। क्लियर है? वेरिएबल कितनी चीजें हैं और कांस्टेंट कौन सी चीजें हैं, सब क्लियर है अच्छे से? यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है वेरिएबल और कांस्टेंट से। क्लियर है? ये आपने पहले 12th में एकेडमिक्स में नहीं पढ़ी होंगी चीज, ये वाली कांस्टेंट और वेरिएबल वाली नहीं थी ये वाली चीज। आगे बढ़ जाएं। अब आपने बहुत सारे टाइप की क्या पढ़ी थी? एंटीबॉडीज पढ़ी थी अलग अलग। आईजीजी क्या पाई जाती है सबसे ज्यादा? मैक्सिमम क्वांटिटी में पाई जाती है। किसी को ये नोट डाउन तो नहीं करना है? हो गया है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 5 टाइप्स ऑफ क्या पढ़ते हैं आप? एंटीबॉडीज पढ़ते हैं, इसको सब नोट डाउन करेंगे। ए भी लिख दूं एंटीबॉडी को? एक ट्रिक याद कर लीजिए। फाइव ही तो है ना? ध्यान दे, गेम में भी ऐड कर लीजिए बस। अब देखो सीरीज वाइज करना है इसको, इसीलिए ये वाली चीज लिखी है हमने। GAMBE क्या है ये? एंटीबॉडीज है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स लिख सकते हैं हम। IG सबसे ऊपर वाली क्या होगी? सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। सबसे ऊपर वाली क्या होगी? तो मैक्सिमम। और सबसे नीचे वाली मिनिमम होती है। क्लियर है इतनी? आपको जो ज्यादा पढ़नी है वो GA और E पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है? GA और E पढ़नी है। M भी पढ़ लेते हैं, हाँ। D इतनी कोई खास नहीं है। देखो अब G कहाँ पढ़ा था आपने? कोलेस्ट्रम याद है सबको? व्हाट इज कोलेस्ट्रम? हु विल टेल? सब बोल दो। कब होता है मिल्क सिक्रेट, किस में होता है? आर्चुरेशन और डिलीवरी इज द सेम थिंग। भाई जब डिलीवरी होती है मैमल्स में या फिर हम किसकी बात करेंगे? ह्यूमंस की बात करें तो डिलीवरी के बाद जो मिल्क क्या होता है? सिक्रीट होता है। जो न्यूबॉर्न बेबी क्या करता है? फीड करता है। उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारे प्रतिरक्षा प्रेजेंट होता है। उनमें से सबसे ज्यादा कौन सा प्रेजेंट होता है? फ्रंट सीट बॉयज। अलग अलग कर दूंगी मैं, बातें बाद में करना। क्या कर रहे थे? मेरे से भी कर लो डिस्कस, हम भी सुन लेंगे सब। क्या डिस्कस कर रहे थे? एंटीबॉडीज के बारे में, कोलेस्ट्रम के बारे में। कोलेस्ट्रम में क्या प्रेजेंट होगा? एंटीबॉडीज। ज्यादा अमाउंट में सबसे ज्यादा कौन सी होगी? IgG। तो मदर से फिटस तक पहले क्या मिलेगी उसको? IgG से पहले प्लेसेंटा के थ्रू मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो उसमें भी क्या होगा? ये वाली एंटीबॉडी होगी। और मिल्क में भी, कोलेस्ट्रम में भी यही वाली एंटीबॉडी होगी। IgA जो है वो सिक्रेटरी एंटीबॉडी माना जाता है। ये आपके कहाँ होते हैं? सलाइवा में, टीयर्स में, कोलेस्ट्रम में, सब जगह पाई जाती है। ठीक है? जैसे कि एलर्जी होती है ना, एलर्जी किसको डस्ट एलर्जी होती है, किसको किसी खाने से एलर्जी होती है। सपोज करें किसी को कोल्ड ड्रिंक से है, किसी को आइसक्रीम से है, किसी को दही से है, किसी को लाल मिर्च से होती है। ठीक है? तो उनका क्या होता है एकदम से? अगर वो खा भी लेते हैं तो वो करता है,
हाँ, रिस्पॉन्स आता है और जिसकी वजह से क्या होता है, आंसू वगैरह निकलने शुरू हो जाता है, मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। हाँ, छींकें आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो एक, हाँ, बहुत एकदम से क्या आ जाता है, अचानक से क्या आ जाता है, रिस्पॉन्स आता है। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी बॉडी क्या करेगी, बॉडी एक सिम्टम्स देगी ना, जैसे कि आंसू निकल जाएंगे, भाई छींके अगर नहीं भी आएंगे निकल जाएंगे, छींके आएंगे तो एकदम से छींके आनी शुरू हो जाएंगी, किसी को भी किसी भी टाइप की अगर एलर्जी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका टीयर्स, सलाइवा, कोलेस्ट्रम सब आ जाएगा यहाँ पे। आईजीएम जो है वो सबसे बड़ी मानी जाती है, लार्जेस्ट क्या माना जाता है, एंटीबॉडी, लार्जेस्ट एंटीबॉडी माना जाता है आईजीएम। नंबर के उसमें पेंटामर होती है, ये क्या होती है, यानी कि 5 मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, किसके, ग्लोब्युलेंस के, किसके। हाँ, तो यहाँ पर एंटीबॉडी का फॉर्मूला भी हमने क्या देखा था, H2L2, तो अगर हम उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पेंटामर बन जाएगा, तो वो ही है बस। जब किसी को क्या होता है, जब किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है तो किसी किसी को सूट नहीं करता, रैशेज हो जाते हैं, एलर्जी, वही एलर्जी आ जाती है, इम्यून सिस्टम, हाँ, तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है कि भाई सूट नहीं किए हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये आईजीएम वाली क्या होती है, कैटेगरी होती है। लिखेंगे इसको यहाँ पर सब। क्रॉस प्लेसेंटा यानी कि मदर से फीटस में जाएगी जो, तो उसलिए क्रॉस आया है यहाँ पर वर्ड। आईजीए क्या करेगी, अभी बताया था, आईजीएम सलाइवा, टीयर्स, कोलेस्ट्रम में होगी। आज बच्चे बड़े खुश हैं, कोई रीजन है क्या, मैम आज मेरी मैम आज पहचान के बाद आई आज हो रहा है मैम, इसकी सबकी शादी में मैं भी वही समझी हूँ, वही समझी हूँ मैं भी। ये दो आपके होमवर्क है, ये दो आपके होमवर्क है, जरा सर्च करके आ रहा ना, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे ही पूछूंगी, पता चलेगा फिर कौन पढ़ रहा है कौन नहीं। क्लियर है, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। हाँ, डी है ये, डी है, डी है ये, है ये। डी है ये, डी, कोई नहीं, मिस्टेक सबसे हो जाती है। जी है वो, कोई नहीं, आपका ये दोनों होमवर्क है, पता भी अगर किसी को तो चुप रहेंगे सब, ठीक है, खुद सर्च कर कर आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आई विल आस्क फ्रॉम यू। नहीं है, अभी अभी कहाँ से छुट्टी हो जाएगी, आज तो मुझे बहुत सारा ये कवर अप कराना है आप पोर्शन, क्योंकि काफी बचता है अभी चैप्टर, काफी है ना, नहीं कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, समझ आना चाहिए, लेकिन ये क्या है कि ज्यादा है, ये लेंदी चैप्टर है ये, सारा इम्पोर्टेंट है। अब देखो मैं रीड नहीं करा रही हूँ, लेकिन एजर्शन रीजन भी यहाँ से इम्यूनिटी के बहुत सारे बनते हैं, और पहले पीवाईक्यूज में देखे गए हैं कि पीवाईक्यूज इस इम्यूनिटी वाले टॉपिक से काफी आए हुए भी हैं, ठीक है। तो एक तो डिजीजेस वाले से जरूर आएगा, एजर्शन रीजन और इम्यूनिटी से भी जरूर ही जरूर आ सकता है, तो आपको रीडिंग करनी है बहुत अच्छे से, मैं कराऊं या आप खुद कर लोगे, वेरी गुड। अब यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम यहीं पर खत्म नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ पर जैसे कि होता है ना आपका एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी पढ़ा है, यहाँ पर हमारी एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी भी किस में आएगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आएगी, चल रहा है शायद, है ना, अच्छा, कोई करके यहाँ पे रखेंगे,
यहाँ रखेंगे सब अपना फोन ऊपर रखेंगे, यहाँ पर जाएंगे नहीं अली से यहाँ पे रखो, हमारे तो बैग है जिस बैग में है वो ठीक है, बस कोई भी मुझे फोन चलाता हुआ नजर ना आ जाए। ये टर्न करके रखेंगे इसको फोन पर आप भी मैंने पहले ही रख दिया जैसे क्या था आपका कि कुछ पहले से प्रेजेंट और कुछ बाद में आई है, ऐसी आपका एक्टिव पैसिव में भी सेम क्राइटेरिया है। एक्टिव वाली पहले से प्रेजेंट होगी और पैसिव वाली बाद में आएगी इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज, इन द फॉर्म वैक्सीन्स वगैरह, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन के बेसिस पे पैटर्नल बुक है ना, ये नहीं कर जाओ नहीं कब पढ़ रखा है उन्होंने, तुमने पढ़ रखा ना, देन तुम्हें तो और ऐसे ऐसे तो टाइम कर रहे हो ना वहाँ पर बाद में जो 11th में उसके लिए तो प्लस पॉइंट है, लेकिन पहले पढ़ रहा है उसका 12th वाला टाइम बच रहा है। ऑनलाइन वीडियो देख ली थी उसमें समझ आता है यहाँ पे बातें शुरू होती जोक ऑफ द डे हो गया है कल ना, है ना, जोक ऑफ द डे हो गया है, ये पीछे से बहुत शोर आता है सिर्फ आता है यहाँ पे कुछ है चलिए सब फ्रेश हो गए, बातें करके थोड़ा सा हंस के पढ़ लीजिए बस अब, साइलेंट चुप हो जाओ। चलो आप पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव, एक्टिव और पैसिव बिल्कुल हमारी इनेट और किसकी तरह है, एक्वायर्ड की तरह है, जैसे वो हमारी किस पर थी पहले से प्रेजेंट थी, ऐसे ही एक्टिव हमारी पहले से प्रेजेंट होती है, और जो दूसरी है हमारी पैसिव इम्यूनिटी वो कैसी होगी, वो बाहर से ली जाएगी, क्योंकि वो रेडीमेड ली जाएगी, रेडीमेड कैसे ली जाती है दवाइयों से इंजेक्शन से, तो उससे ली जाएगी। तो आपका एक्टिव इम्यूनिटी खुद एंटीबॉडी बनाता है, स्लो एक्ट करता है, लंबे समय तक रहता है, लेकिन और मेमोरी भी होती है इसके पास। मेमोरी की बात अगर हम करें तो यहाँ पर मेमोरी के केस में उल्टा हो जाएगा, जब मैं बोलूँ तो आवाज ना आए बस किसी की, बस अब आवाज ना आए किसी की। बताओ चलो अभी बताया ना मैंने, जब आप बातें कर रहे थे बताओ एक्टिव इम्यूनिटी क्या है। इसकी मेमोरी पहली बात तो ये सबसे पहले से प्रेजेंट होगी, ये वैक्सीनेशन में काम आती नहीं, वैक्सीनेशन नहीं इसमें नहीं मैम जो बेसल बनाती है ना वो वाली है ना ये, मैम इसमें उसके अंदर एंटीबॉडी बनेगी, लेकिन पैसिव में ना बाहर से हाँ तो यही तो हो गई। नहीं साइलेंट, ये और बच्चों की तरह आपको भी सस्पेंड होना है किसी को, गर्ल्स यहाँ बात किसकी हो रही है, एंटीबॉडी की, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, एंटीबॉडी।
ठीक है, अब ठीक है, प्रोड्यूस खुद होगी, मतलब पहले से प्रोड्यूस होगी या फिर पहले से क्या होगी, प्रेजेंट होगी, स्लो एक्ट करेगी। तीसरी चीज बताएंगे कोई, इसमें मेमोरी होगी। डायरेक्टली क्या, डायरेक्टली क्या पैथोजेन, थोड़ी वीक है। कोई बात नहीं, ट्राई तो कर रहा है वो बताने के लिए। लॉन्ग लिव्ड होगी ये एक तरीके से, क्या होगी, लंबे समय तक रहेगी ये। अच्छा, लॉन्ग लिव्ड होगी ये, लंबे समय तक रहेगी, और इसमें मेमोरी होगी। एक्टिव में क्या होगी, मेमोरी प्रेजेंट होगी। यहाँ पर पैसिव इम्यूनिटी में ये खुद प्रेजेंट नहीं होती है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी खुद पहले से प्रेजेंट नहीं होगी, क्या दिया जाएगा, रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाएंगी। क्लियर है इतना, वहां पर क्या है, स्लो है, यहाँ पर ये फास्ट एक्ट करेगी, और शॉर्ट लिव्ड होगी, वहां लॉन्ग लिव्ड है तो यहाँ पर शॉर्ट लिव्ड होगी। यहाँ मेमोरी प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर मेमोरी नहीं होगी, नो मेमोरी। अभी मैंने आपको क्या बताया था, बिल्कुल ये इनेट और एक्वायर्ड की तरह है, लेकिन एक्वायर्ड में तो इम्यूनिटी, सॉरी, ये मेमोरी थी। एक्वायर्ड के भी दो टाइप्स आ गए, एक्टिव और पैसिव। एक्वायर्ड में मेमोरी चली गई, क्योंकि एक्वायर्ड किसके लिए जाना जाता है, मेमोरी के लिए ही तो जाना जाता है, एक्वायर्ड मेमोरी के लिए तो जाना जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगी, और दूसरी जो हो जाएगी वहां पर मेमोरी चली जाएगी। क्लियर है अच्छे से। अब यहाँ पर ये जो, ये तो सारी की सारी नॉन स्पेसिफिक होंगी, एक्टिव हो पैसिव, पैसिव हो, सारी की सारी नॉन स्पेसिफिक होगी, हर एक के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, इतना आया समझ में अच्छे से। अब ये पैसिव इम्यूनिटी और ये एक्टिव इम्यूनिटी आगे फिर टू टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, आगे फिर किस में है, टू टाइप्स में डिवाइडेड है, लिखा फोन पर रख दो अपना। मेरे पास तो फोन है, एक ही फोन था, सही बताओ, है दूसरा फोन, लो भाई कर ले। मैं मैं ट्यूशन खुद ही लेगा। वो फिर शुरू शुरू में पाकिस्तानी ड्रामा सारे, लाइक उसमें पैसिव इम्यूनिटी होती है। हाँ पैसे होती है, पैसे भी तो होगी, देखिए भाई। अब एक्टिव के भी क्या है, दो टाइप्स हैं, पैसिव के भी क्या है, दो टाइप्स हैं। तो यहाँ पर एक होगा आपका नेचुरल, एक होगा आपका आर्टिफिशियल। अगर हम इसको 1 डालें, इसको 2 डालें, तो ये 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये 2 का सेकंड पार्ट हो गया। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है इसको, तो पैसिव लिख सकते हैं, और इसको आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है इतने नाम, ओके मैम, क्लियर है नाम अच्छे से। अब इसमें जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में आएगा, इसमें हम किसकी बात करेंगे, मदर और फीटस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अभी यहाँ पर हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या देखा था, पूरे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या देखा था हमने, नॉन स्पेसिफिक है, सब में अलग अलग होगा, तो मदर और फीटस का अलग केस हो जाएगा, और मदर और न्यूबॉर्न बेबी का अलग केस हो जाएगा। तो दो केस बन जाएंगे किसमें, नेचुरल वाले में, किसमें बन जाएंगे दो केस, नेचुरल वाले में बन जाएंगे। देखो अब, मदर से फीटस में एक केस, दूसरा केस मदर टू न्यू बॉर्न बेबी। यहाँ पर कौन सी होगी आपकी, पढ़ी थी अभी, आईजीजी होगी, यहाँ पर कौन सी होगी, आईजीए होगी। क्लियर है, वही आ गई चीजें, बस दो केस बन जाएंगे यहाँ पर, वही आ गई चीजें सेम, अभी जो हमने टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज में पढ़ा था।
क्लियर है इतना अच्छे से? मास्क हटा दो अली से आज। तुम इतना धीरे धीरे बात करती हो, पता नहीं चलता है तुम वो भी बात कर रही हो। चाची है बाद में कर रहे मैं बता दूंगी। मैं एक बार ही बता दिया था। मुझे आज ही पता है वैसे। आर्टिफिशियल में क्या दिया जाएगा? जाहिर सी बात है भाई, वैक्सीन दी जाएगी। यहाँ पर तो वैक्सीन दी जाएंगी। आर्टिफिशियल में तो क्या होगी? वैक्सीन दी जाएंगी, यानी कि रेडीमेड दी जाएंगी या नहीं? तो यहाँ पर रेडीमेड वैक्सीन दी जाएंगी। हर एक अलग चीज के लिए एक अलग क्या होगी? वैक्सीन होगी। हेपेटाइटिस की बात करेंगे तो उसके लिए अलग होगी। टेटनस की बात करेंगे उसके लिए अलग होगी। तो 3 लिख लीजिए बस, एंटी टेटनस सीरम, एंटी डिप्थीरिया सीरम और आपका एंटी स्नेक वेनम। चलिए मैं लिखवा देती हूँ। ये वाली जो चीज हुई है ना, अभी क्लियर करूंगी। क्या क्या डिस्कस कर रहे हो आप इसमें? डीपीटी वैक्सीन वगैरह है ना। और यहाँ पर क्या आ गया? एंटी डिप्थीरिया सीरम आ गया, अभी करेंगे उसको भी डिस्कस। एंटी यहाँ पर क्या बोला था मैंने? टेटनस सीरम, एंटी डिप्थीरिया और एंटी स्नेक वेनम। एक ही बात है, जहरी तो होता है, अलग अलग है, माइनर सा डिफरेंस होगा। कोई बताओ क्या है? पता नहीं, एक ही बात है। वेनम बोल देते हैं, पॉइजन बोल देते हैं। पॉइजन इंग्लिश का वर्ड है, वेनम साइंस का वर्ड है। इतना फर्क है, तो यही पता है। जोया कोई क्वेश्चन? मैम मैं पूछी थी, ये तो जब भी लगेगा ना जब साफ काट ले बोल। हाँ, ये जब लगेंगे, जब क्या होंगे आपको ये पर्टिकुलर हो जाएंगे। ये डिफरेंस है बस, ये डिफरेंस है उसमें, समझ रही। ये तीनों ही केसेस में क्या है यहाँ पर? मेन वर्ड एंटी वर्ड है ना यहाँ पर। मेन क्या वर्ड है? एंटी है ना। एंटी कब काम करेगा? एंटीबायोटिक्स पता है? एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कब दी जाती है? जब इंडिविजुअल पेशेंट बन जाता है, इनके बीमार हो जाता है। जब इंडिविजुअल क्या हो जाता है? पेशेंट बन जाता है, इनके वो बीमार हो जाता है। तो यहाँ पर एंटी टेटनस सीरम कब दिया जाएगा? हाँ, तो जो इंजेक्शन टेटनस के विद इन 24 आवर्स लगते हैं ना, वो एंटी टेटनस सीरम है। और वैसे टेटनस का क्या होता है? डीपीटी वाला वैक्सीन में होता है। उसमें थोड़ा ना छोटे से बच्चे को टेटनस हो जाता है या खतरा हो जाता है, लोहे की चीज लग जाती है, नहीं ना? नहीं ना, होता नहीं ना ऐसा। लेकिन वैक्सीन दी जाती है। क्यों दी जाती है? कि हमें हो ही ना हो। एक तो होना, और फिर डीपीटी वैक्सीन के लिए 3 या 4 चीजों के लिए क्या लगाई जाती है? वो वैक्सीन लगाई जाती है। 4 चीजों के लिए लगाई जाती है, बताओ क्या क्या? डिप्थीरिया और टेटनस और एक पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ पढ़ा था हमने। कुकर खांसी, हाँ कुकर खांसी या फिर काली खांसी थी। डिप्थीरिया थी ये वाली। डिप्थीरिया वो था ना। हाँ, डिप्थीरियल क्या था? नहीं, वो चूहों से अलग है, प्लेग है वो। डिप्थीरिया क्या है? कौन बताएगा? डिप्थीरिया बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज है। क्या होता है इसमें? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। और इतना देख कर बता दिया। डिप्थीरिया क्या था बॉयज? डायरिया क्या है? अच्छा चलो ये बता दो। डायरिया में लूज मोशन होंगे, अतिसार होगा, ठीक है, वो तो एक हो गई। और लूज मोशन के साथ क्या आएगा? ब्लड क्लॉट और म्यूकस आएगा। डिप्थीरिया क्या है? वो अलग चीज, वो उसमें भी होगा। सब पढ़ा रखा है। डिप्थीरिया में क्या होगा? गला खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से सांस भी नहीं आएगा, ठीक है। तो डी, वो गला खराब अलग 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 तरीके से हो सकता है। मैम गला खराब होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉर थ्रोट। डिप्थीरिया में क्या होगा? एक अलग सी येलो या फिर रेड कलर की मेम्ब्रेन क्या आ जाती है? फॉर्म हो जाती है आपके
आपके थ्रोट के बिल्कुल यहाँ पर, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और टॉन्सिल्स भी हो जाते हैं। डिphtheria में आ गया याद, तो डीपीटी वैक्सीन दी जाती है ताकि डिphtheria ना हो, whooping cough ना हो और टेटनस ना हो और एक और डायरिया ना हो। 4 चीजों के लिए डीपीटी वैक्सीन दी जाती है। याद आ गया सबको? कोई तो नहीं भूलेगा? तो एंटी टेटनस सीरम, ये वाले जो सीरम है ये एंटी करके हैं जो भी, ये बाद में लगाए जाते हैं जब ये पैथोजन एंटर कर जाते हैं, यानी कि जब ये हो जाती है, टेटनस वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, डिphtheria हो जाएगा या फिर सांप काट लेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका एंटी हेपेटाइटिस भी आ सकता है। क्या भी आ सकता है? हाँ, वो भी आ सकता है। तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ 3 मेंशन की है, काफी है इतनी। अच्छे से भाई, ये एंटी टेटनस सीरम कौन सा होता है? जब कट वगैरह लग जाता है लोहे की चीज से, आफ्टर कट दिया जाएगा। डिphtheria कब हो जाएगा? काट जाता है, वो रेबीज होता है। रेबीज होता है वो। और उस हाइड्रोफोबिया उसी से, हाँ उसी से होता है। एक सिस्टम होता है जिसकी वजह से नहीं, जब रेबीज हो जाएगा तो वो होगी ही। जैसे जैसे दिन बढ़ते रहेंगे और उसका क्या नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो ये वाली चीजें डेवलप होती चली जाएंगी। सिम्टम्स हैं ये सब। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो इज पानी, फोबिया इज फियर, डर। तो पानी का डर, वो आजकल आजकल चल रहा है ना वो ट्रेंड बड़ा सा। इंग्लिश वैसे बोलनी आती हो या नहीं आती हो, इंस्टा की आईडी पर या फेसबुक की आईडी पर प्लूवियो फाइल फाइल करके या फोबिया करके कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं। हाँ जी, तो वो फाइल होता है लव ऑफ, फोबिया होता है फियर ऑफ। किसी को भाई आती हो या नहीं आती हो, लेकिन सबको क्या करना है, एक दूसरे की कॉपी करना है ना। सोशल साइट्स पर लिखा हुआ होता है उनकी बायो में कुछ फाइल कर कर, ये सब हाँ वीडियो फाइल, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। चलो खैर, ये हो गया आपके अच्छे से। क्या दिख रहा है? मेरे फाइल नहीं क्या हो? ये पैसिव इम्यूनिटी, चलो बस, काफी सारे। मैं एक बात बता रही थी ये, क्योंकि ये आपने सबने ये वाली चीजें देख रखी हैं। चलिए, ये पैसिव इम्यूनिटी हमने पूरा कर लिया, पैसिव कर लिया है पूरा। अब हम क्या देखेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी देखेंगे। जैसे पैसिव इम्यूनिटी 2 टाइप्स की है, ऐसे ही एक्टिव इम्यूनिटी भी 2 टाइप्स की होगी, नेचुरल एक्टिव और दूसरी क्या हो जाएगी? वेरी गुड, नेचुरल एक्टिव और आपकी आर्टिफिशियल एक्टिव। अब देखो, ये फर्स्ट है, इसका फर्स्ट का ए पार्ट हो गया, ये फर्स्ट का बी पार्ट हो गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो मैं नेचुरल एक्टिव कहाँ पर होती है? आफ्टर सिकनेस, जब बीमार हो जाते हैं। कब होती है ये एक्टिव? जब हम बीमार होते हैं। और ये आर्टिफिशियल कब होती है? आर्टिफिशियली एक्टिव जब नहीं, हाँ बीमार होने से पहले, ठीक बिल्कुल। क्या बीमार होने से पहले? कब? वैक्सीन्स वगैरह जब दी जाती हैं। जब क्या दी जाती है? वैक्सीन्स या फिर वैक्सीनेशन होता है या फिर इम्यूनाइजेशन होता है। और ये 2 तरीके से होता है। ये कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से होता है ये। एक ओपीवी, ओपीवी एक आईपीवी। एक ओरली दी जाती है और एक इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है। ओरली मतलब जैसे पोलियो ड्रॉप्स है ना, पिलाई जाती है जो मुंह से, ठीक है। लेकिन पोलियो ड्रॉप्स को ही हम इंजेक्ट के थ्रू भी दे सकते हैं। कब देते हैं? कौन बताएगा? नहीं, मैंने ये बोला है कि आर्टिफिशियल एक्टिव में, अभी मैम मैं सिर्फ पोलियो का केस पूछ रही हूँ आपसे। अच्छा, पोलियो का केस दोनों में फिट होता है, जो हो जाता होगा।
आपने ध्यान से सुना नहीं, सुनो अभी 1 मिनट ध्यान। आर्टिफिशियल एक्टिव में आपको सीखने से पहले दी जा रही है चीज, क्या चीजें दी जाती हैं? एंटीडॉट्स ही तो दिए जाते हैं ये किसके प्रोसेस में, वैक्सीनेशन और एज का फैक्टर आ जाता होगा। हाँ रुको 1 मिनट, सही जा रहे हो आप। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दी जाती है, ठीक है, इन प्रोसेस के थ्रू। ये भी 2 तरीके से दी जाती है, एक तो ओरली दी जाती है और एक आई के थ्रू यानी कि इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है, तो इंजेक्टेबल होंगी ये, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है, एक केस लिया है पोलियो का, सबको पता है कि पोलियो की ड्रॉप्स मुंह से पिलाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन वो इंजेक्ट के थ्रू भी दी जाती हैं। तो बिल्कुल ठीक बताया है कि क्या आ जाता है यहाँ पर, एज का फैक्टर आ जाता है, क्या आ जाता है, एज का फैक्टर आ जाता है। इंजेक्टेबल कब दी जाएगी, जब थोड़ा बच्चा बड़ा होगा, नहीं उल्टा बता दिया, जब बच्चा छोटा होगा, न्यू बॉर्न बेबी हो, कुछ मंथ्स का होगा। और ये क्या है, ओरल, पी से है आपका पोलियो और वी से क्या है, वैक्सीन। तो यहाँ पर सिर्फ इसी का केस लेंगे, ओपीवी और आईपीवी में सिर्फ इसी का केस लेंगे, अदरवाइज वैक्सीन में आपका ओरली भी दिया जा सकता है, उसको ओपीवी नहीं लिखेंगे, पी इज फॉर ओनली पोलियो, ठीक है। दोनों में सुटेबल है या फिर दोनों ही क्या है, दोनों ही इंक्लूड है किसके केस में, पोलियो के केस में। ये क्या होगा, इंजेक्टेबल न्यू बॉर्न बेबी को, और जब वो कितना हो जाएगा, 1.5 या 2 साल का हो जाएगा, तब उसको ड्रॉप्स पिलाई जाती है, 5 या 6 साल तक। यस, क्लियर है इतना। वैक्सीनेशन क्या है, दोनों ही सही है, हम सब ने दोनों ही भी रखी हैं, ठीक है, पी भी रखी है और लगवाई भी है। अब मुझे ये बताइए, जब छोटे से बच्चे को जो वो तो बहुत सारी लगती हैं, मैं तो वो बुखार में हाँ बस यहीं पर आ रहे हैं हम अब। देखो वैक्सीन्स क्या है, वैक्सीन्स क्या है, एक तरीके से प्रिवेंशन दिया जा रहा है कि भाई कोई पर्टिकुलर बीमारी ना हो, उससे पहले क्या दिया जा रहा है, एक प्रिवेंशन मेथड यूज किया जा रहा है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के थ्रू, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर बीमारी आगे फ्यूचर में किसी बच्चे को या बड़े को ना हो। अब यहाँ पर आपका वैक्सीन प्रिवेंशन के केस में आ रहा है ना, तो देखो वैक्सीन क्या करते हैं, किसी किसी बच्चे को, किसी को नहीं, जिसके भी वैक्सीन लगाई जाती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या थोड़ा बड़ा बच्चा हो, कुछ मंथ्स का हो, उसको फीवर आता है, क्या आता है, फीवर आता है ना, खांसी हो जाती है, फीवर आता है, तो ये क्या होते हैं, वैक्सीन में ये होना जरूरी होता है, इम्यून सिस्टम से क्या हो जाता है, हाँ, और अगर नहीं आता है कोई रिस्पॉन्स, तो इम्यून सिस्टम ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अगर रिएक्शन आएगा फीवर के केस में या फिर वॉमिट के केस में या दर्द के केस में, कैसे भी आएगा, बच्चों को वॉमिट हो जाती है, देखो इंजेक्शन लगवाने के बाद फीवर हो जाता है और बॉडी पेन भी रहता है, या उस पर्टिकुलर एरिया में पेन रहता है, तो ये क्यों होता है, इम्यून सिस्टम की वजह से क्यों होता है, तो ये सिम्टम्स आने वैक्सीन लग के बहुत जरूरी है बच्चों में। भी देते हैं, हाँ कुछ मेडिसिन दी जाती हैं फिर। और किसी का तो नहीं आ रहा है फोन, मेल की कंडीशन में भी अगर वो रखे, मतलब प्रिवेंशन वगैरह है मेल न्यूट्रिशन या ओवर न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन में तो आपका मेल न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशन के बेसिस पर ही होगा जो होगा, वैक्सीन तो कुछ इम्यूनिटी का, एक्टिव इम्यूनिटी का होगा। और अगर हम ओवर कर रहे हैं कुछ, तो उसकी फिर अलग कंडीशन है, वो पूछ रहा है कि मेल न्यूट्रिशन में वैक्सीन का कोई रोल प्ले है या नहीं है, वैक्सीन का तो नहीं है, हाँ, लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी का जरूर है, लेकिन वो भी क्या हो जाएगा भाई, वो भी क्या हो जाएगा, किसी किसी केस में वीक पड़ जाएगा और किसी किसी केस में काम कर जाएगा। पहले बच्चे क्या होते थे, पहले बच्चे मिट्टी में हेल्दी होते थे, मिट्टी में खेल रहे हैं, कुछ हाइजीन वगैरह कुछ वो नहीं था, लेकिन अब क्या है, जितना आपकी अच्छी वाली कंडीशंस हो गई है, साफ सफाई वाली, उतनी ही ज्यादा क्या है, हाँ इतनी ही ज्यादा क्या है, बीमारी हो गई है। तो वो हम एलर्जीज वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे,
ये एक चीज पढ़ो इसमें, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है ना जहाँ पर यस मैम है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर के नीचे ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दिया हुआ है। भाई मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्ट होते हुए क्या बताया था, ह्यूमर बताया था। ह्यूमर, व्हाट इज ह्यूमर? फ्लूइड, फ्लूइड सेल्स को भी ब्लड सेल्स, ठीक है वाले। तो यहाँ पर देखो ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ब्लड। ब्लड को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमर। और इसीलिए ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस में आएगा। सेकंड जो टाइप है वो सेल मीडिएटेड है, तो वहां पर बॉडी के और सारे क्या होंगे? सेल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसीलिए उसको CMI भी बोलते हैं। और ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस को AMI रिस्पांस बोलते हैं, एंटीजन वाला। क्या बोलते हैं? एंटीजन वाला, ठीक है। बातें खत्म नहीं हो रही हैं आज गर्ल्स की। सीट चेंज कर दूं? मैं दोनों बेस्ट फ्रेंड से एक साथ बैठी आज। मैम एक टेबल वहां लगवा दो, सब सीट है। बोल भी तो देखो कौन रहा है। मैम मेरे को तो आगे से आवाज आ गया बाबा। देखो जब एक छोटा सा क्वेश्चन है बस इसमें, फिर इम्यूनिटी को वाइंड अप कर रहे हैं। भाई जब आपका क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, चाहे तो लीवर का हो रहा है, चाहे आपका किडनी का हो रहा है, किसी चीज का हो रहा है, तो रिजेक्शन आता है या नहीं आता है? या फिर रिजेक्शन का खतरा रहता है या नहीं रहता है? जैसे मैंने अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्या बताया था, केस बताया था कि कुछ में क्या नहीं करता है, सूट नहीं करता है, एलर्जी कॉज कर देता है, रैशेस हो जाते हैं, और भी क्या हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। हाँ तो वेरी गुड। वेरी गुड, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होगा वो। और क्या होगा? टी लिम्फोसाइट्स की वजह से भी होगा। साइलेंट अलीना, बहुत बोल रही हो। लास्ट वार्निंग है ये सबके लिए, अब अगर कोई भी बोलेगा मैं बॉयज की सेक्शन में बिठा दूंगी, बॉयज के साथ। अब लेकिन उनके साथ बैठकर अगर बोलेंगे फिर देखना मैं क्लास से ही बाहर निकाल दूंगी, कोई भी हो चाहे। देखो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, जब भी मैं बोलूं तो आप मत बोलें, जब मैं पूछूं सिर्फ तभी बोलें, ठीक है। ऐसे मैं अगर कुछ बताने भी जाऊंगी ना तो एक ना एक चीज भूल जाऊंगी बताने की, उसमें इंटरप्शन के चक्कर में। ये फ्रंट सीट के बॉयज बाद में करना सारा डिस्कशन, अभी मैं क्या बात कर रही हूँ, मेरे से करो डिस्कस। ट्रांसप्लांटेशन की बात हो रही है। तो ट्रांसप्लांटेशन में क्या था आपका? भाई सर्जरी होती है। भाई अगर उस सर्जरी में अगर हम क्या करें, पहले से कोई डाउट ना रखें और उसके ऊपर वर्क ना करें, तो वो पूरी सर्जरी फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से बेचारा डोनर की भी जिंदगी खतरे में होगी और रिसिपिएंट वाले की भी, ठीक है। होगी या नहीं, दोनों की खतरे में जिंदगी होगी पक्का, चाहे वो किडनी वाला पेशेंट हो या लीवर वाला पेशेंट हो। सर्जरीज तो दोनों की हुई है, एक की हुई है, दोनों की हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरे में कौन रहता है? रिसीवर वाला, क्योंकि किसी और की बॉडी का पार्ट उसकी बॉडी में आकर लग गया। और अभी हमने पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं हम लिम्फोसाइट्स में कि अगर एक भी सेल का पैथोजन बॉडी में आ जाएगा या कोई भी एक फॉरेन पार्टिकल आ जाएगा, चाहे वो एक सेल हो या फिर मल्टी सेल्यूलर वाली कोई चीज हो, तो हमारा बॉडी उसको क्या करेगा? खत्म करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही वहां पर केस होगा, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? हाँ सप्रेसर्स दिए जाएंगे। और क्या होगा? और फिर मैम इम्यूनिटी कम हो जाएगी और पूरा मैच करा के देते हैं ना, पूरा मैच करा कर देते हैं। तो मैच करने के, मैच जो कराते हैं हम, वो कैसे कराते हैं? पहले तो ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, उसके बाद फैमिली रिलेशन, ब्लड रिलेशंस होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो सबसे पहले कौन दे सकता है? सपोज करो किसी का लीवर ट्रांसप्लांट होना है, भाई बहन, वेरी गुड। सबसे पहले क्या देंगे? सिबलिंग्स। फिर कौन देंगे? पेरेंट्स। फिर कौन देंगे? बच्चे। बच्चे नहीं, रिलेटिव। रिलेटिव। फिर कौन देंगे?
रिलेटिव्स, यस मैम। रिलेटिव्स के बाद मैम ये बात पता, अगर जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना है उसमें तो बच्चों से तुम ले सकते हो ना, उसमें कौन सा तुम उसके बाद किडनी वगैरह लेंगे। बात आपकी सही है, लेकिन थोड़ी है। अभी हम ओवरऑल देख रहे हैं कि ट्रांसप्लांटेशन में आप कैसे कैसे ले सकते हो। तो मैम वो बात आपकी एक पार्ट में ठीक है, बिल्कुल मैं गलत नहीं कह रही हूँ। रिलेटिव्स के बाद तो फिर रिलेटिव्स के बाद किससे लेंगे हम? किसी किससे भी ले लो, स्ट्रेंजर से। लेकिन उस स्ट्रेंजर का क्या होना चाहिए? बच्चे क्यों डाला है? भाई इसमें बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। सिबलिंग्स की बात कर रहे हैं हम सिबलिंग्स की बात कर ले। छोटे बहन भाई भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन एक सर्जरी होनी है, तो सर्जरी होने के लिए बच्चों को थोड़ा ना लेंगे। मैम बच्चे से मेरा मतलब था कि 50, मतलब 50 साल से टोटल है, तो फिर तुम उनसे पूछ सकते हैं ना। हाँ, लेकिन लेते नहीं है ना। मैम बच्चे से मेरा मतलब था उनका रिलेशन, नहीं ये लिखा 18 अबव ले सकते हैं। है ना, मतलब डॉटर 16-18 अबव ले सकते हैं, लेकिन 16-18 वाले की भी थोड़ी सी हेल्थ देखी जाएगी पहले। चाहे 24-25 साल में हो, तो 24-25 साल का बच्चा थोड़ा ही ना आएगा फिर। बच्चे से मतलब समझ गई हूँ मैं आपकी बात। हाँ, तो वही तो है सिबलिंग्स में ही पेरेंट्स की। अरे सिबलिंग्स क्या होंगे यहाँ पर? जिसका यहाँ पर ब्लड ब्लड एक्सपोज करो, ये पेशेंट है। 4-5 बहन भाई हैं उसमें साइलेंट। 4-5 बहन भाई में से एक पेशेंट बन गया, उसके 3 बहन भाई तो बचे ना। तो जो 3 बहन भाई होंगे या वो खुद होगा, वो उनके पेरेंट्स तो सेम ही होंगे। तो बात तो वही आ गई। अच्छा समझ गया ना? यही तो बात बता रही थी मैं आपको। बस ये अलग वर्ड्स में लिखे हुए हैं। पेशेंट है, पेशेंट के बहन भाई, फिर उसके पेरेंट्स माँ बाप, फिर उसके रिलेटिव्स में दादा दादी नाना नानी और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। हाँ, खाला फूफो वगैरह सब आ जाएंगी, बुआ मौसी वगैरह। फूफा थोड़ी आएगा। मैंने तो उनका नाम ही नहीं लिया। मैंने किसका नाम लिया है? बुआ और मासी का नाम लिया है, क्योंकि बुआ किससे रिलेटेड में है? फादर से। और मौसी किससे है? मम्मी से। चलो बस इतना काफी है। आज बहुत हो गई मजाक मस्ती में। काफी है ये वाले टॉपिक पर डिस्कशन। सच क्लास ओवर हो गई। नहीं, अभी नहीं हुई है। मत सोचा करें। मतलब हमने कन्विंस करा था कि जल्दी नहीं गो, लोग से इतना सब कुछ हो गया। हो जाएगा सही। हमने रीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छे से पढ़ेंगे इसको। पैसिव इम्यूनिटी, एजर्शन अच्छे से पढ़ने, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन सब पढ़ लिया है हमने। अब आती है नेक्स्ट हमारी एलर्जी। एलर्जी मैं हटा ही देती हूँ। सब जरा गैप कर करके बैठेंगे, बहुत हो गया। कॉर्नर पर हो जाएं सब, जरा गैप कर दीजिए बीच में। मैम सिर्फ ठंडी है। मैम सॉरी मेरे बहुत मजाक मस्ती हो रही है सच्ची में आज। बहुत मजा आया मैम इसलिए अच्छी नहीं आ गया। हाँ, इस तरह बिहेव कर रहे हो जैसे आज आपकी लास्ट क्लास हो। वंशिका को उठाओ पहले, सबसे पहले पहले आगे बैठे। वंशिका तुम आगे बैठे हुए ठीक हो। चलो एलर्जीज देखेंगे अब, अच्छे से रीड आउट करेंगे। एनसीईआरटी से अभी के अभी पढ़ेंगे। आप किसी की आवाज ना आए। एलर्जीज टॉपिक 1 नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे। द एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। अभी अभी डिस्कशन किया है इसके ऊपर। एकदम से इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स आएगा, इनके एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स आएगा। और वो भी कैसा रिस्पॉन्स होता है? एग्जैजरेटेड मतलब बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी में। जैसे अगर किसी का ब्लड किसी में हम क्या कर देंगे, डोनेट करा देंगे, ट्रांसफ्यूज करा देंगे, ट्रांसफ्यूजन करा देंगे, तो क्या होगा? किसी को सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता है। ज्यादातर अगर ओल्ड एज
ओल्ड एजड पीपल में अगर हम यंग एजड पीपल का क्या करेंगे, ब्लड को ट्रांसफ्यूज कराएंगे, यानी कि ब्लड को ट्रांसफर कराएंगे, तो उनको सूट नहीं करता है भले ही ब्लड ग्रुप सेम हो, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, थोड़ा वीक पड़ जाता है ओल्ड एज वालों का, और यंग वालों का बहुत क्या होता है, एक्टिव होता है, अच्छा होता है इम्यून सिस्टम, इस वजह से। तो इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से कंपैटिबल तो थे वो, क्योंकि ब्लड ग्रुप सेम था उनका। तो मैम ओल्ड एज वालों को तो फर्क Weak- मतलब उनकी पूरी बॉडी के पूरे इम्यून सिस्टम को उनकी आदत है फिलहाल, और ओल्ड एज वालों को क्या क्या आदत है उनको, कम इम्यूनिटी कम इम्यूनिटी की, एकदम से उनको ज्यादा इम्यूनिटी वाले जो ब्लड है उसमें बी सेल्स टी सेल्स क्या है, बहुत एक्टिव है वाले पहुंच गए, तो फिर क्या होगी, एक तो बहुत स्लो में चल रही थी, फिर एकदम से फास्ट में चल जाएगी, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स कॉज होंगी ना, तो मैम रैशेस हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा बॉडी में। तो टी सेल्स की मतलब जो ओल्ड एज होते हैं उनमें से क्वालिटी दोनों क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। अच्छा ओल्ड एज जो लोग होते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उसकी वजह से क्या होता है, बी सेल्स और टी सेल्स ज्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं रह पाते हैं, इतना अलर्ट वो बिहेव नहीं कर पाते हैं। आप किसी को डस्ट एलर्जी होती है, मैंने आपको बताया था, किसी को कर्ड से होगी, किसी को आइसक्रीम से होगी, किसी को किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है, किसी किसी को ड्राई फ्रूट्स से होती है, या फिर किसी पर्टिकुलर फ्रूट से होती है, वो तो यहाँ पर देखो जो एलर्जी वाले हैं वो यहाँ पर खुद ही बता दिया है उन्होंने, आईजीई टाइप के क्या होंगे, एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल होंगी, तो यहाँ से एजर्शन रीजन बन रहा है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए इसको भी। The substances to which such an immune response is produced are called allergens. एलर्जी और एलर्जन से आ जाएगा स्टेटमेंट वाइज भी। एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हो रही हैं आईजीई टाइप की हैं, कॉमन एग्जांपल्स एलर्जेंस के दिए हैं आपको, डस्ट में माइट्स होते हैं, पॉलन, किसी किसी को पॉलन से क्या होती है, एलर्जी होती है, एनिमल डेंटर से किसी किसी को एलर्जी होती है, और बाकी सारी मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई हुई हैं, ठीक है, अभी अभी डिस्कस की थी। लैक्टोज इंटॉलरेंस किसी से भी हो सकता है, किसी भी XYZ किसी भी चीज से, खाने वाली चीज से भी होगा। लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं तो वो एलर्जी होती है या फिर कुछ और होता है एलर्जी होती है, एलर्जी किसी किसी को जैसे कि दूध सूट नहीं करता है, दूध की चीजें सूट नहीं करती हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो उनको उन चीजों से एलर्जी होती है। जैसे पीनट से भी होती है किसी के पीनट से होती है, कैश्यू से होती है किसी से भी हो सकती है, खाने की चीजें में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो भी कम है चीजें। लोगों से तो आजकल सबको है एलर्जी, एक दूसरे को सबको एक दूसरे से एलर्जी है, ये तो मैंने खा रखा हूँ बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। क्योंकि वो जैसे ये अलग क्लासेस होती हैं, वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक। चलिए आगे आ जाइए, पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, यहाँ पर सिम्टम्स दे रखे हैं, बस वो अच्छे से देखेंगे भाई। स्नीजिंग हो जाएगी यानी कि छींकें आ जाएंगी, वाटरी आईज यानी कि आंखों से पानी बहना शुरू हो जाएगा, रनिंग नोज यानी कि ये कोल्ड स्टार्ट हो जाएगा, नोज से पानी बहना शुरू हो जाएगा, और डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर सारे के सारे क्या है जो एलर्जी कॉज कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो भी आपने बताया था ना, कुछ क्या थे, हार्मोन, सेरोटोनिन, ये सब कुछ आपने पहले भी पढ़ा होगा वगैरह, ये मास्ट सेल में क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं ये केमिकल्स, जिनकी वजह से एलर्जी हमें कॉज हो जाती है। किसी भी, आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के पॉइंट्स पढ़ने, किसी भी पेशेंट में डॉक्टर को अगर एलर्जी का पता करना है तो पर्टिकुलर चीजों की थोड़ी थोड़ी सी क्या दी जाती है, पहले डोज दी जाती है, अगर थोड़ी थोड़ी सी डोज देने पर कुछ नहीं हो रहा है तो फिर और क्या बढ़ा देते हैं, उस डोज की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, तो जैसे ही क्वांटिटी बढ़ाने पर किसी पर्टिकुलर चीज से एलर्जी कॉज हो रही है तभी उनको पता चल जाता है और बता देते हैं वो क्या, क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज से एलर्जी है। आगे पढ़ेंगे, फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज एक्सपोज्ड to or injected with very small doses of possible allergens। मार्क कर लो, assertion reason के स्टेटमेंट है बहुत फेवरेट। somehow modern day life cycle has resulting in, देखो अभी जो हमने बात डिस्कस की थी ना कि भाई आइसोलेट करके रखते हैं, जितना साफ सफाई में रहते हैं उतने ही फिर क्या होता है, अगर किसी भी चीज से डस्ट है, ये कुछ जो भी है एलर्जी कॉजेंट, ये एलर्जेंस वगैरह है, अगर कुछ ऐसे भी आ जाएंगे हमारे कांटेक्ट में तो हम एकदम से क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। और पहले लोग क्या होते थे,
मिट्टी में ही सब कुछ कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं वहीं मिट्टी में बैठे हुए, पका भी वहीं रहे हैं, खेल भी वहीं रहे हैं, तो उनको कम चांसेस होते थे बीमार होने के। आज भी आपने गाँव वगैरह में देखा और शहर के लोगों में देखा और डिफरेंस ये वाला, जितना साफ-सफाई में रहेंगे उतने ही वो क्या हो जाएँगे, एलर्जी को हैं? लाइक मतलब इस तरीके से इनबिल्ट वो हो जाती है ऐसा हाँ, एनवायरनमेंट में हम जैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ना, वैसे ही हमारी इम्यून सिस्टम बिल्डअप हो जाती है, बिल्कुल ठीक कहा है। वही चीज़ें हैं यहाँ पर देखो, लाइफस्टाइल, मॉडर्न डे लाइफस्टाइल ने रिजल्ट क्या कर दिया है, हमारी इम्यूनिटी को लोअर डाउन कर दिया है। And more sensitivity to allergens, more and more children in metro cities of India suffer from allergy and asthma due to sensitivity of the environment to the environment. This could be because of the protected environment provided early in life. Clear है हर एक वर्ड से, ये एक्सपोजर में रहना चाहिए। स्कूल में सब कुछ कराया जाता है, कॉलेजेस में सब कुछ कराया जाता है, अगर स्कूल में सब कुछ नहीं करेंगे, सारी एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहां पर भी आप आइसोलेटेड अलग से रहेंगे और जिसकी वजह से आपको बहुत सारी क्या हो जाती है, एलर्जीज वगैरह प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो कि आपको इन फ्यूचर को मिलती है। इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए, हर एक एक्टिविटी करनी चाहिए। ये नहीं है कि आप बाहर जाकर साइकिलिंग नहीं करेंगे, वॉकिंग नहीं करेंगे, रनिंग नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल में जाकर ग्राउंड में आप खेलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, ऐसे नहीं है भाई। जहां पर बहुत ज्यादा गंदगी है या फिर इन्वायरमेंट सेफ नहीं है, वहां पर एक अलग चीज है, वहां पर तो आपको ज्यादा खतरा रहेगा ही। अब मैं अगर ये वाली चीज कह रही हूँ, ये मत समझ लेना कि आप कहीं पर भी जाकर बैठ जाएंगे, ठीक है। इतनी तो समझ है सब में, बड़े हैं आप, माशाल्लाह बड़े हैं, सबको इतनी अकल है, ठीक है। लेकिन हम क्या है, सहारनपुर में हमारी मेट्रो सिटी तो नहीं है, लेकिन यहाँ से ज्यादा हम अगर यहाँ से और मेट्रो सिटीज वाले बच्चों में से या एडल्ट्स में से भी क्या करें, कंपैरिजन करें, तो वहां पर भी देखने को ये वाली चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। बाकी एलर्जीज किसी किसी को क्या होती है, बाय बर्थ भी होती है, जेनेटिक आ जाता है फिर उसमें। मुझे जेनेटिक है डस्ट एलर्जी, कोई सी भी डस्ट एलर्जी, अस्थमा, कुछ भी बोल दो, समझ आना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है ऑटो इम्यूनिटी। एलर्जीज एलर्जी में आपको मैंने एजर्शन रीजन के मार्क कर दिए हैं, क्वेश्चन सिम्टम्स आने चाहिए, एलर्जेंस क्या होते हैं वो आने चाहिए, और आपकी मॉडर्न डे लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, सब बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। जो एलर्जी कॉज करता है उनको एलर्जेंस कहते हैं, ठीक है। न्यू देखेंगे अब टॉपिक हमारा ऑटो इम्यूनिटी। यस, अलग अलग चीजें हैं दोनों। अस्थमा फिर वो देखा जाता है कि डस्ट से हो रहा है, पोलन से हो रहा है, किससे हो रहा है, वो एक कॉमन रीजन सेम हो सकता है लेकिन अलग अलग चीजें हैं, भाई कुछ भी हो सकता है। डस्ट एलर्जी भी जेनेटिक भी हो सकती है, अभी तो मैंने भी तो बताया अभी कि भाई ये वाली सारी चीजें हमने पढ़ ली इन्वायरमेंट के बेसिस पर। बाकी जेनेटिक भी होती हैं ये चीजें, यानी कि बाय बर्थ भी होती हैं। किसी को डस्ट एलर्जी बाय बर्थ होती है, मुझे डस्ट एलर्जी वो है बाय बर्थ, जेनेटिक है मुझे, किसी किसी को जेनेटिक होता है। तो जेनेटिक प्लस इन्वायरमेंट दोनों ही हमारा क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों चीजें रोल प्ले करती हैं हमारी बीमारियां जो हो रही हैं उसके बेसिस पर, ठीक है। अच्छा से ऑटो इम्यूनिटी देखेंगे। इम्यूनिटी में ऑटो लग गया, ऑटो मतलब यहाँ पर कोई काम क्या होगा, अपने ऊपर ही यूज हो रही है, यानी कि इम्यूनिटी यहाँ पर वीक होती चली जाएगी और क्या कर देगी, खुद अपने ही सेल्स पर, खुद अपने ही बी सेल्स टी सेल्स पर क्या कर देगी, अटैक कर देगी, जिसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें कुछ पर्टिकुलर बीमारी हो जाती हैं। जैसे कि कोई आपने देखा होगा, कोई ये टोबैको वगैरह नहीं खाता है, तंबाकू वगैरह नहीं खाता है, लेकिन फिर भी उसको क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, ठीक है। कोई ऐसे चीजें नहीं यूज कर रहा है, अल्कोहल वगैरह ये सब कुछ नहीं यूज कर रहा है, फिर भी उनको कैंसर हो जाता है, ठीक है। कोई क्या नहीं कर रहा है, अच्छे से नमक ज्यादा नहीं खा रहा है या कम खा रहा है, जो भी कुछ है उनको क्या हो जाता है, थायराइड हो जाता है, डायबिटीज भी हो जाती है, ऐसे ही तो बहुत सारी चीजें हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है, बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं जो आपकी खुद ब खुद भी हो जाती हैं। तो खुद ब खुद क्या होंगी, या तो आपको कोई सी एलर्जी है या फिर कोई प्रॉब्लम है छोटी मोटी, कोई प्रॉब्लम है जो आपकी ठीक नहीं होती है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक रहती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के साल इम्यूनिटी क्या रहती है, बहुत ज्यादा
वीक रहती है, जिसकी वजह से आपकी कोई और नई बीमारी क्या हो जाती है, हो जाती है। हाँ हो जाती है, पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी को अपने ऊपर ही क्या करती रहती है, अटैक करती रहती है, जिसकी वजह से आप टाइप 1 डायबिटीज हो जाएगी, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड हो जाएगा टाइप 1 वाला, ये हाशिमाटोज भी बोलते हैं को, थायराइड को हाइपोथायरॉइड। क्या बोला मैंने अभी नाम? हाशिमाटोज है या हाशिमोटोज है? हाशिमोटोज, हाशिमोटोज थायराइडिज्म, थायराइडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, इससे थायरॉक्सिन वाला जो क्या है आपका हार्मोन है, वो ये थायराइड ग्लैंड ठीक से क्या नहीं कर पाता है, प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। हाँ, स्किन डिजीज है, क्वेश्चन आया हुआ है। विटिलिगो से क्वेश्चन आया हुआ है, सोराइसिस से ये आया हुआ है क्वेश्चन। सोराइसिस क्या है? फंगल इन्फेक्शन। यहाँ पर लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। ये कुछ डिजीजेस लिख लीजिए, इनमें से 2 डिजीजेस पर क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो जाहिर सी बात है या तो उनमें से ही आएगा या फिर कहीं, अब चांसेस ज्यादा क्या है कि कोई नई डिजीज दे देंगे वो, ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी के ऊपर कोई नई डिजीज दे देंगे, हाशिमोटोज डिजीज या फिर डिजीज। ठीक है, टाइप 1 डिजीज वो हो जाएगी आपको डायबिटीज। हाँ 2 टाइप की होती हैं, तो पहले वाली टाइप 1 वो होता है कि इंसुलिन के पे इफेक्ट पड़ता है कि कम इंसुलिन हो रहा है, और टाइप 2 में होता है कि इंसुलिन वो ले नहीं पाते हैं सेल्स, तो टाइप 2 बना है। टाइप 2 वाली कर लीजिए, बस मेन बात यह है डायबिटीज एक तरीके की होगी, डायबिटीज होगी, इसमें मेन ये है। टाइप 1 टाइप 2 दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो टाइप 1 होती है अच्छा, मैंने मेलाइटस वाली, मैम मेलाइटस वाली। मिनरल्स का वो तो इंसिपिडस होता है। दूसरा नाम बताओ क्या होता है मेलाइटस का? डायबिटीज मेलाइटस का दूसरा नाम क्या होता है? वो ऑप्शन दे दो 2। हाइपरग्लाइसेमिया या हाइपोग्लाइसेमिया? पर या पो? क्या होता है उसमें? शुगर का ब्लड में शुगर का ज्यादा हो जाता है। सोराइसिस, मैम ये क्या है? फंगल इन्फेक्शन तो मैम ये ऑटो कैसे हुआ? हो जाती है भाई, ऑटो इम्यून में आएगा। मैम इसमें होता है क्यों अच्छा स्किन फंगल इन्फेक्शन है सोराइसिस, बड़े बड़े पैचेस हो जाते हैं रेड रेड, तो वो हमारी ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ही होता है। नहीं एक रीजन है कि ऑटो इम्यून की वजह से हो जाता है, बाकी तो भाई फंगल इन्फेक्शन है, फंगस एंटर करेगा तभी होगा, लेकिन कभी कभी किसी की अगर इम्यूनिटी क्या है वीक है और वो बहुत ज्यादा स्किन के बेसिस में क्या है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो उसको चांसेस होते हैं क्या सोराइसिस होने के। आजकल बहुत लोगों को है सोराइसिस, विटिलिगो भी हो जाती है और मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये तो हाँ मेरे पास मैंने अभी बच्चों ने बताया मस्कुलर डिस्ट्रोफी उसमें भी है, इसमें था जेनेटिक डिसऑर्डर में था या नहीं था? और वो था ऑटोसोम डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। अच्छा पढ़ लिया है वो आपने चैप्टर सब अच्छे से? सर आए थे। देखा मैं। एक आपका बहुत फेमस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो भी हो जाता है। हाँ वही आर्थराइटिस, समझ में तो आ गया ना? इसकी अलग ही कंडीशन हो या वही है? वही है, सारी जॉइंट पेन ही होगा, आर्थराइटिस से जॉइंट पेन नहीं होता है, हाँ इसको नहीं पता। जॉइंट्स, हाँ जोड़ों में दर्द, यस मैम, घुटनों में दर्द, इसे नहीं पता।
काफी है इतनी सेक्स, इतनी काफी है सेक्स। वो क्या चाहिए? नेक्स्ट टॉपिक अब हम ये वाला जो है बॉडी, हाँ वो भी है, दिया हुआ है एनसीईआरटी में। मैम पीछे उसमें दिया है। एक बार आप क्या आएंगे, एक दो डिजीजेस और दी हुई होंगी, ठीक है। बाकी मैं लिख देती हूँ, मिस्थेनिया ग्रेविस। मैम ये ग्रेनाइन डिजीज छुट्टी हो क्या बोलते हैं इसको? माइस्थेनिया ग्रेविस को ग्रेव डिजीज भी बोलते हैं। ग्रेव क्या होता है? कब स्प्लीन का होता है ना, सबसे स्प्लीन। पहले अपने वो करी थी ना। हाँ, सर ने बताया ये आपने पढ़ भी रखी होगी ये वाली चीज, ये ग्रेवयार्ड डिजीज बोल दी जाती है इसको। के ऊपर कौन सा स्प्लीन, स्प्लीन। वो पूरा खत्म हो जाना दो, हाँ तो रेड ब्लड सेल बनती नहीं है। आप रेड वाली ज्यादातर हो जाती है, कब्र है ना, ये कब्र बोलते हैं ग्रेव को, कब्र। थैंक यू। ये जो आपका यहाँ तक ऑटो इम्यूनिटी वाला है, ये यहाँ तक अच्छे से रीड कर कर आएंगे आप, बहुत अच्छे से रीड। नेक्स्ट टॉपिक इम्यून सिस्टम इन द बॉडी हम कल करेंगे। थैंक यू मैम। वेलकम। मैडम जी का एक्सप्लेनेशन क्या है? यार लेक्चर